बंगाल में फर्जी वैक्सीनेशन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक बार फिर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी कोविन ऐप की बजाय अपना अलग से ऐप चला रही हैं। शुवेंदु अधिकारी के मुताबिक बंगाल को पर्याप्त वैक्सीन दी जा रही है। बंगाल गवर्नमेंट अपनी दूसरा एक ऐप लगा दिया, बेनवैक्स। शुवेंदु अधिकारी के मुताबिक ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। सभी मुद्दों पर राजनीति करना ममता की आदत है, इसलिए ममता बनर्जी जो भी कर रही हैं, वो सभी राजनीति से प्रेरित है। फर्जी वैक्सीनेशन मामले में केंद्र के पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब करने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर ही कैंप चलाने का आरोप लगा दिया। ममता बनर्जी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए केंद्र कुछ एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहा है। बंगाल विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। आज विधानसभा में विशेष व्यवस्था की गई है। टीएमसी ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है और साथ ही सभी विधायकों से व्हिप को गंभीरता से लेने के लिए भी कहा है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र की आज दोपहर 2 बजे से शुरुआत हो जाएगी। इस बार कोरोना महामारी की वजह से विधायकों के बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कुछ विधायकों को अधिवेशन हॉल के दर्शक दीर्घा और पत्रकारों की गैलरी में बैठने की व्यवस्था की गई है। 17वीं विधानसभा का बजट सत्र आज दोपहर 2 बजे राज्यपाल जगदीप धनखड़ के भाषण के साथ शुरू होगा। भाषण के बाद धन्यवाद ज्ञापन होगा। उसके तुरंत बाद डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाना है। टीएमसी विधायक आशीष बंदोपाध्याय का डिप्टी स्पीकर बनना लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वो डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसे में आशीष बंदोपाध्याय को सर्वसम्मत से डिप्टी स्पीकर चुना जाना तय है। ममता बनर्जी के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ये बंगाल विधानसभा का पहला सत्र है। सर्वदलीय बैठक में यह तय हुआ था कि 7 जुलाई को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। अपने जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि वे चाहते हैं कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर और नौजवानों को वैक्सीन लग जाए। आखिर में जो वैक्सीन बचेगी वो उन्हें लगा दी जाए। अपने जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वो सबसे आखिरी व्यक्ति होंगे और सबसे अंत में वैक्सीन लगवाएंगे। जो आखिरी वैक्सीन होगी उन्हें वो लगा दी जाए। एक बार फिर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो सभी लोगों तक वैक्सीन की जरूरत के हिसाब से मुहैया नहीं करा पा रही है। वैक्सीन की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। उत्तर प्रदेश की जनता को वैक्सीन लगवा दें और जब आखिरी वैक्सीन बचे तो मैं उनके लिए तैयार हूं कि हमारे भी लगा दें। इसी के साथ अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता 2022 में बीजेपी को जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। अगले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जनता की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बहस से डरने का आरोप भी लगाया है। बिहार सरकार को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। कहा है कि 3 महीने में नीतीश सरकार गिर जाएगी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के खिलाफ बयान देकर प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से दावा किया है कि नीतीश सरकार 3 महीने में गिर जाएगी। दिल्ली से लौटने के बाद सबसे पहले वैशाली में अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि 2 से 3 महीने इंतजार कीजिए, सरकार गिरने वाली है। ये गिरी हुई सरकार एकदम गिरने जा रही है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायकों के साथ हुई बैठक में सभी को निर्देश दिया कि बिहार में कुछ होने वाला है, तैयार रहिए। वहीं जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा है कि सपनों पर अगर टैक्स लगता तो ये जंगल राज के युवराज कब के बिक गए होते। बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी ही नहीं है। हकीकत ये है कि बिहार में मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव के बयान का कांग्रेस ने जरूर समर्थन किया है। नीतीश सरकार में मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की है। मदन सहनी का आरोप है कि सरकारी अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, इसीलिए सरकार में मंत्री बने रहने का कोई मतलब नहीं है। बिहार सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
कैबिनेट मंत्री और जेडीयू विधायक मदन सहनी ने मंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की है। मदन सहनी ने आरोप लगाया है कि सरकार में अफसरशाही चल रही है। सालों से इस अफसरशाही से वो परेशान हैं, लेकिन अब बात उनके बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने का मन बनाया है। अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ऐसी स्थिति में हम लोग काम करें। मदन सहनी ने ट्रांसफर पोस्टिंग में अनदेखी का आरोप भी लगाया है। मदन सहनी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम लोग बरसों से तानाशाही झेल रहे हैं, यातना झेल रहे हैं, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सहनी ने कहा है कि इसलिए अब हमने मन बना लिया है कि हम अब इस्तीफा दे देंगे। जब हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हम केवल सुविधा लेने के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं यहाँ के अफसरशाही से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी आरोप लगाया है कि अफसर किसी की सुनते नहीं। पंजाब के बाद हरियाणा कांग्रेस में भी नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक 19 कांग्रेस विधायकों ने पार्टी प्रभारी से मिलकर इसकी मांग की है। कांग्रेस अभी पंजाब में पार्टी के संकट से जूझ ही रही थी कि अब हरियाणा में भी कांग्रेस परेशानी में घिरती नजर आ रही है। हरियाणा कांग्रेस में खेमेबंदी, गुटबाजी तेज होती नजर आ रही है। दिल्ली में हुई हरियाणा कांग्रेस विधायकों और वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता हरियाणा कांग्रेस मामलों के प्रभारी विवेक बंसल ने की। इस दौरान 3 कृषि बिलों के विरोध में चल रहे आंदोलन के साथ साथ हरियाणा में पंचायत चुनावों, संगठन विस्तार जैसे विषयों को लेकर चिंतन मंथन हुआ है। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस को लेकर पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक विधायकों ने प्रभारी बंसल के सामने कई बातें पहली बार खुलकर रखी। सूत्रों के मुताबिक प्रभारी विवेक बंसल से मुलाकात के दौरान कुछ विधायकों ने हरियाणा कांग्रेस का नेतृत्व मजबूत हाथों में देने की सिफारिश की है। बैठक में 19 विधायकों ने हिस्सा लिया। विवेक बंसल का दावा है कि विधायकों में नेतृत्व परिवर्तन की बात नहीं की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छोटे दलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। 2021 में यूपी में होने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी छोटे दलों से गठबंधन करेगी। अपने जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वो सबसे आखिरी व्यक्ति होंगे और सबसे अंत में वैक्सीन लगवाएंगे। जो आखिरी वैक्सीन होगी उन्हें वो लगा दी जाए। एक बार फिर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो सभी लोगों तक वैक्सीन की जरूरत के हिसाब से मुहैया नहीं करा पा रही है। वैक्सीन की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। उत्तर प्रदेश की जनता को वैक्सीन लगवा दें और जब आखिरी वैक्सीन बचे तो मैं उनके लिए तैयार हूं कि हमारे भी लगा दें। इसी के साथ अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता 2022 में बीजेपी को जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। अगले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जनता की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बहस से डरने का आरोप भी लगाया है। दरभंगा ब्लास्ट केस में एनआईए की छापेमारी में कई अहम सबूत मिले हैं। सैंपल की फॉरेंसिक लैब में जांच की जाएगी। बिहार के दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की साजिश थी। एनआईए की जांच में इसका खुलासा हुआ है। एनआईए ने हैदराबाद से इमरान और नासिर नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों सगे भाई हैं और यूपी के शामली के रहने वाले हैं। आतंकियों के ठिकाने से बम बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। आरोप है कि इमरान और नासिर ने ही पार्सल बम को तैयार किया था और फिर उसे सिकंदराबाद से दरभंगा आने वाली ट्रेन में बुक किया गया था। इमरान और नासिर का प्लान था कि चलती हुई ट्रेन में ब्लास्ट करके भारी तबाही मचाई जाए, लेकिन जब ये ट्रेन 17 जून को दरभंगा पहुंची तब वहां रेलवे स्टेशन पर इस पार्सल में धमाका हुआ। गनीमत है कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। एनआईए ने शामली के रहने वाले सलीम को भी गिरफ्तार किया है। सलीम पर आरोप है कि वो लश्कर का भर्ती एजेंट है। उसने ही इमरान और नासिर को लश्कर में शामिल किया था। सलीम कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है। खालिस्तानी आतंकियों के धन उगाही के मामले में एनआईए ने यूपी और पंजाब में 9 जगह पर छापेमारी की है। एनआईए ने पंजाब के मोगा जिले में खालिस्तानी आतंकियों के जबरन उगाही करने और धमकी देने के मामले में पंजाब और यूपी के 9 ठिकानों पर गुरुवार को तलाशी ली।
एनआईए तलाशी की कार्रवाई पंजाब में बरनाला, मोगा, फिरोजपुर और उत्तर प्रदेश के मेरठ और मुजफ्फरनगर में की गई। मई में मोगा जिले में आईपीसी, एनडीपीएस अधिनियम, सशस्त्र कानून और गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। एनआईए ने मामले की जांच अपने हाथ में लेने के साथ दोबारा एफआईआर दर्ज की है। एनआईए ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। भगोड़े अर्शदीप हरदीप सिंह का करीबी सहयोगी है, जिसे भारत सरकार ने आतंकी घोषित किया है, और वो खालिस्तान टाइगर फोर्स का सरगना है, जिसने पंजाब और उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर और शूटर को शामिल कर आतंकी गिरोह बनाया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जांच कमेटी ने ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र को क्लीन चिट दे दी है। साथ ही आरोप लगाने वालों को ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने चुनौती दी है कि जिस कीमत पर जमीन ली उतने में लेकर दिखाएं। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप मामले में क्लीन चिट मिल गई है। जांच कमेटी ने ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र को क्लीन चिट दे दी है। जांच कमेटी में शामिल स्वामी गोविंद देव गिरी ने कहा कि जमीन की खरीद में किसी तरह की अनियमितता नहीं हुई है, सभी नियमों का पालन किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बैंक के माध्यम से लेन देन हुआ और बाजार दाम से कम में जमीन खरीदी गई। ये सारा कार्य वैधानिक रूप से संपन्न हुआ है, इसमें किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हुआ है और कहीं पर भी कानून की मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं किया गया है। स्वामी गोविंद देव गिरी ने कहा कि आरोप लगाने वाले लोग राम भक्तों को भ्रमित कर निर्माण कार्य में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें ट्रस्ट की वास्तविकता जान लेनी चाहिए। राम मंदिर की जमीन खरीद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने घोटाले का आरोप लगाया था। गंगा जल से बनी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर कोर्ट ने आईसीएमआर और भारत सरकार की एथिक्स कमेटी को नोटिस दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और भारत सरकार की एथिक्स कमेटी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ये नोटिस गंगा जल से कोविड के इलाज के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार गुप्ता ने जनहित याचिका के जरिए कहा कि बीएचयू के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विजयनाथ मिश्र के नेतृत्व में 5 डॉक्टरों की टीम ने गंगा जल पर रिसर्च कर नोजल स्प्रे वैक्सीन तैयार की है, जो महज 30 रुपए में कोरोना से राहत दे सकती है। इसकी रिपोर्ट तैयार कर एथिक्स कमेटी को भेजी गई है और क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मांगी गई है, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया जा सका। मैंने ये पाया कि गंगा में जो बैक्टीरियोफाज है, वो बैक्टीरियोफाज जो है वो वायरसेस को भी मार सकता है। कोर्ट में भारत सरकार समेत सभी पक्षों से 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया। यदि गंगा जल से कोविड के इलाज के क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत मिलती है और नतीजे सकारात्मक आते हैं तो इससे कोरोना से लड़ाई में बड़ी मदद मिल सकती है। यूरोपियन यूनियन के साथ देश और स्विट्जरलैंड, आइसलैंड ने ग्रीन पास योजना में कोविशील्ड वैक्सीन को शामिल कर लिया है। एस्टोनिया ने कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन को भी ग्रीन पास योजना में शामिल किया। वैक्सीन को लेकर यूरोपियन यूनियन पर भारत की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी का बड़ा असर दिखने लगा है। यूरोपियन यूनियन के 7 देश और स्विट्जरलैंड, आइसलैंड ने ग्रीन पास योजना में कोविशील्ड वैक्सीन को शामिल कर लिया है। एस्टोनिया ने कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन को भी ग्रीन पास योजना में शामिल कर लिया है। इसके पहले यूरोपीय यूनियन ने भारत के दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को ग्रीन पास योजना से बाहर रखा था। ग्रीन पास योजना यूरोपीय संघ की डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र योजना है, जिसमें कोरोना महामारी के दौरान यूरोपियन देशों के अंदर स्वतंत्र आवाजाही की अनुमति होगी। इस बीच कोविशील्ड वैक्सीन बना रही सीरम इंस्टीट्यूट को बच्चों पर कोवावैक्स के ट्रायल की इजाजत नहीं मिली। वहीं जाइडस कैडिला जाइको डी के इमरजेंसी इस्तेमाल की डीसीजीआई से मंजूरी मांगी है। 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर जाइको डी का ट्रायल चल रहा है। अनुमति मिलने के बाद अगस्त से ये वैक्सीन बच्चों के लिए उपलब्ध हो सकती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मानसून का अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। अभी 2 दिन तक किसी राहत की उम्मीद नहीं। जुलाई महीना शुरू हो चुका है, लेकिन बारिश का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ।
गर्मी से बेहाल उत्तर भारत के लोगों को अगले 2 दिन तक राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून की जोरदार बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। बारिश में देरी की वजह से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में पारा 43 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है तो जम्मू भी पीछे नहीं है। राजस्थान में जून का आखिरी हफ्ता 10 साल में सबसे ज्यादा गर्म रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पाकिस्तान से आ रही गर्म हवाओं के चलते उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में लू चल रही है। पूरा पाकिस्तान रीजन में भी टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुके हैं। उसके कारण क्या है, ये राजस्थान एरिया हमारा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश नॉर्मल से 5 से 6 डिग्री ज्यादा है। उधर ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है, जहां 19 जून के आसपास मानसून आने की संभावना जताई गई थी, लेकिन अभी तक मानसून की बारिश शुरू नहीं हुई। यूपी के बलरामपुर में अचानक बाढ़ के आने के बाद किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, एनडीआरएफ मॉक ड्रिल करके आम जनता को समझा रही। यूपी के बलरामपुर में बाढ़ की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ और जिला आपदा प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। राप्ती नदी के कोडरी घाट पर संयुक्त अभ्यास किया गया। इस अभ्यास के दौरान बाढ़ से बेहाल और तबाह गांव और जलमग्न घरों में भूखे प्यासे लोग, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मॉक ड्रिल के दौरान ग्रामीणों से भरी नाव पलटने की सूचना पर एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सड़क पर ट्रैफिक बंद होने से हाहाकार मचा हुआ है। इस पर एनडीआरएफ के उप कमांडेंट पीएल शर्मा के मार्गदर्शन और निरीक्षक डीपी चंद्रा के नेतृत्व में अत्याधुनिक उपकरणों से लैस टीम घटनास्थल के लिए रवाना होती है। पुलिस प्रशासन ने एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया, जिससे टीम और एम्बुलेंस सेवा घटनास्थल पर जल्द पहुंच सके। मॉक ड्रिल के दौरान गांव वालों को अचानक आई बाढ़ से निपटने के प्रति जागरूक भी किया गया और सुरक्षा संबंधी उपाय भी बताए गए। इन दिनों असम के धेमाजी जिले में लगातार बारिश होने से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जहां कई रेस्क्यू टीम को लगाया गया है। असम के धेमाजी जिले में लगातार बारिश की वजह से हाल बेहाल है। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से 10 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सड़कें तालाब बन चुकी है, घर पानी में डूबे हैं। सामान्य जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या तो नाव का सहारा लेना पड़ रहा है या फिर पानी में चलकर पैदल जाना पड़ रहा है। उधर नेपाल में हो रही बारिश की वजह से बिहार के पश्चिम चंपारण का भी बुरा हाल है। उफनती नदियों ने लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि उनके लिए ये हालात नए नहीं हैं। यहाँ लगभग हर साल बारिश के बाद यही हालात हो जाते हैं। गांव में स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल और संत राउत की प्रतिमाएं बनी है। गांव वालों का डर है कि कहीं ये प्रतिमाएं बाढ़ की चपेट में न आ जाए। ये हड़बोड़ा नदी है। इन दिनों इटली में ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ देखा जा सकता है, जहां ग्लेशियर ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से पिघल रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.